तो चलिए जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। बोला है प्रश्न में कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ। अच्छा, बार चार्ट, पाई चार्ट ये नाम होते हैं सभी प्रकार के चार्ट के, है ना। 10 प्रकार की ये DI बनती है, 10 प्रकार के नाम होते हैं इसके बारे में बात होगी। फिलहाल आप में इसमें बार चार्ट, पाई चार्ट ये ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं क्योंकि यही पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 है ना, ये मिठाइयाँ दी गई हैं। S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मतलब जो चीनी की मात्रा है मिठाई के कुल वजन प्रतिशत के बराबर करने की बात कर रहा है ये। मतलब S7 में मिठाई अगर 23% है तो यही चीनी के बराबर होगा। S2 में अगर 32% मिठाइयाँ है अगर दर्शाया गया है तो चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, कुल मिला के यही बात, ये दोनों बातें एक तरीके से बराबर करने की बात कर रहा है। तो मिठाई S4 का कुल वजन 150 केजी है। देखिए मिठाई S4 150 केजी वो वाला मुद्दा है। हमने बात की S4 के बारे में, तो S4 यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं उसको तो हमें ध्यान में रखना है। 150 केजी है कि कितना है, लेकिन सबसे पहले S4 की बात करेंगे तो हमको चार्ट में पहुंचाना है, S4 के बारे में बात करना है। अब देखिए हमें पूछा गया है कि S4 यहाँ पे हमें बोला कि S4 होगा, ये S4 है, ठीक है। S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा, तो हम मान लेते हैं कि S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है, 18%। लेकिन ये तो चाय के हिसाब से 18% है ना। हमने मान लिया कि माना चीनी की कुल मात्रा कितनी, 100%। या हिंदी में जैसे पिछले क्वेश्चन में कहते माना चीनी की मात्रा 100%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से S4 में चीनी की मात्रा कितनी, 150 केजी। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, अरे 1.5, एक बच पा रहा है, एक जीरो से कट गया, एक पॉइंट लग गया है ना, इसी बात। तो 1% की वैल्यू कितनी, 1.5। लेकिन चीनी की मात्रा 1.5 केजी नहीं है, S4 के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और S4 है कितना, 18%। तो 1% की वैल्यू हमको पता है 1.5, तो 18% की वैल्यू कितनी, तो दोनों तरफ 18 से गुणा कर देंगे तो 18% बराबर 1.5 into 18 है ना, 27। आ रही ना समझ, तो इस हिसाब से आराम से इसको डील कर रहे हैं। हर एक सेट में देखो हम एक DI आप में हर बार कम कर दे रहे हैं। जब पहले 25 क्वेश्चन हुआ करता था आपके एग्जाम में तो आते थे 3 DI, अब आ रहे हैं 2 DI, ठीक है। तो एक DI इसीलिए हमने कम कर रखा है, लेकिन हर एक सेट में आपको 2 से 3 DI मिलेगी, मिनिमम 2 DI तो मिलेगी। तो जैसे जैसे DI अलग से पढ़ने की किताब से भी आपको जरूरत नहीं है, ऐसे 3-4 DI 6 DI 5-7 सेट करोगे जब तक तो DI कंप्लीट हो जाएगा। DI के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। अभी देख रहे हैं पहला सेट है ना, बहुत धीरे चल रहा है। दूसरे सेट आप जब करोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कर दोगे क्योंकि रिलेट कर जाते हैं। ये 1.5 में 15 का गुणा कर लिया ना, 18 का भाई 18 ये रहा। एक बार करोगे 18 में 1 का गुणा करना होगा तो 18 आता, लेकिन 0.5 का मतलब आधा, 18 का आधा 9 2 18 तो यही था, 9 जोड़ दिया तो 27, ठीक है। अच्छा अभी एक और है ना, नहीं आएगा क्या, अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये मेंसुरेशन एक ही टॉपिक में जवाब से आती है, उसका प्रश्न है ये। 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर बार, बताइए भाई ये बना है कि नहीं किसी से। इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये अभी जानते हो, अगर मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा होता तो ये क्यों होता है फार्मूला, ये प्रॉपर हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना, प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉजिकल बात नहीं करेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहते थे कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है 10√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया। अच्छा विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का मतलब होता है जैसे मान लो ये कमरा है, ये वर्गाकार है तो ये कमरा तो वर्गाकार नहीं है, लेकिन इसमें सबसे लंबी जो भुजा होगी, जैसे इस कोने से डायरेक्ट उस कोने ऊपर वाले कोने पे पहुंचा दो, मतलब सबसे लंबी भुजा खींचने में जो सबसे लंबी भुजा है उसे विकर्ण साधारण तौर पे बताना चाहते थे। हाँ ठीक है,
तो मैं आपसे ये बोल रहा था, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है और वर्ग का क्षेत्रफल किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि आपको विकर्ण की लंबाई दी गई है, आपको विकर्ण की लंबाई देके आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना होता, विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला बनता है इसका ना। क्यों बनता है, बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहे हो जो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10√2 इनटू, अरे वर्ग का मतलब क्या हुआ, दो बार क्यूब लिख दिया जाए तो 10√2 और डिवाइड बाई कितना 2। अब देखिए √2 कितना 2, √2 कितना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 का मान कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंसुरेशन के 4-5 टाइप के आपके सवाल पूछेंगे, 4 या 5 टाइप के। इन बातों को ध्यान में रखना, हो सकता है कि अगले सेट में जब कराऊंगी तो फिर से आ जाए आपके 4-5 टाइप, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं पूछती, वो भी 2D से पूछती है, 3D काम निकालना नहीं है, काफी क्वेश्चन गलती से आ जाए वो अलग होता है। विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये बात आपको बतानी है। बहुत सारे लोग कैसे कर रहे हैं, बहुत बेसिक बात मैं बोलने जा रहा हूं। यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड है ना 20 मीटर, तो आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है, सर ये 20 मीटर पर सेकंड में है और ये 936 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड को आप इसको पहले किलोमीटर में बदलना सीखिए। अब किलोमीटर आप सोच रहे हो तो 20 मीटर, तो अब 1000 मीटर कितने में चलेगा, लाइन खींच बढ़िया बना रहे थे। लेकिन आपको कक्षा 5 या 6 में पहली बार आपने देखा था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, या फिर किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है। आपने देखो 5/18 और 18/5 सुना है ना कभी, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि किसमें कौन सा गुणा होता है ना कंफ्यूजन, कि मीटर सुना तो है, याद भी आ रहा है प्रॉपर जब हमने बोला था। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपको बदलना हो तो किससे किया जाता है, 5/18 से या 18/5 से, 18/5 से, है ना। तो फिर आप यहाँ पे समझिएगा ये 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, 18/5। तो देखिए 5 और 20, 18 चौक कितना, अरे भाई बता रहा है 12 है ना, तो 72 किलोमीटर में चेंज हो गया ना ये, मतलब किलोमीटर पर सेकंड में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। अब ये मीटर पर सेकंड से हमने किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आप जा रहे थे सेकंड में, लेकिन किलोमीटर कितने में जाएंगे, 72 में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 72 किलोमीटर। तो आपको कुल कितना जाना था, 936 डिवाइड बाई कितना, 72 बराबर कितना, 1 2 3 13 किलोमीटर पर। ठीक है, अभी जब समय की बात रही होती तो हम ये बताते हैं कि 18/5 से क्यों करते हैं, 5/18 से क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक रहस्यमय दुनिया है। ठीक है, देखो फार्मूले पढ़ने का मजा तभी है जब वो बनाने आते हैं, रटने से काम नहीं चलता। जब बनाने आते होंगे तो कभी आप फंसोगे नहीं, फीलिंग आती है कि अच्छा ऐसे होता है, ये तो रटने वाली बात हो जाती है ना। आगे बढ़ा दें, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 तथा, मतलब ये एक संख्या है, दूसरी संख्या 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है। ये दो संख्याएं दी गई है, कहने का मतलब एक संख्या ये रहे, यहाँ पे देखिएगा ये महत्तम पूछा है ना, ये बात आपको ध्यान देना है।
लघुत्तम के चक्कर में पढ़ेगा। क्या बोल रहा है बताइए? सी वाला सही। कहीं लघुत्तम तो नहीं बता रहे हो? जो दोनों में कॉमन हो उसे महत्तम बोलते हैं, और दोनों में से जो कॉमन हो सब कॉमन अलग अलग निकाल लीजिए, मतलब जो अलग हो तो उसे लघुत्तम बोलते हैं। तो दोनों में से हमको कॉमन निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर 3 एक संख्या दी गई है इनटू, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, एक संख्या जो यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 3 की पावर 5 जो है, क्या मैं इसको 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? अरे पावर जुड़ जाती है आपस में, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो सिर्फ इतना हुआ ना 3 की पावर 5, और इसी 3 की पावर 5 को हमने 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 गुणा करने पे पावर जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 5 ही होता है, बेसिक बात है। तो आप देखो, मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि जो दोनों सेगमेंट हैं, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये, इनमें से कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? उसमें से 5 की पावर 2 नहीं 5 की पावर 2 का क्या करोगे? 3 की पावर बेस तो बराबर होना चाहिए ना, करने से कोई फायदा दिख रहा है आपको? मैं कर दे रहा हूँ 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 2 यहाँ पे है ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ जो दोनों में कॉमन होगा आंसर होगा, तो दोनों में कॉमन कौन है? यहाँ भी 3 की पावर 3, यहाँ भी 3 की पावर 3। अब आपके मन में अगर ये बात आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हम 5 की पावर यहाँ पे 2 कर दें, लेकिन ये 3 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 कॉमन हुआ नहीं हुआ ना, तो कॉमन 3 की पावर 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 की पावर 3 दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 3 की पावर 3 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक कैमरे की लंबाई नहीं, कमरे की लंबाई है ना, एक कमरे की लंबाई होगा, ये भी हमने सुधरवाया था, शायद सीट में आपके सही है, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? एक कमरा मान लीजिए, यही कमरे की मैं बात कर रहा हूँ, कमरे की जो लंबाई मान लीजिए दिया गया है, ये मान लेते हैं हम, लंबाई है कितना है? 21 मीटर है। चौड़ाई मान लीजिए, जो चौड़ाई है वो कितना है? 12, और ये ऊंचाई की बात की रहा है, ऊंचाई कितना? 16। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की एक तरीके से 3D का फॉर्म ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो लंबाई की बात करी गई, चौड़ाई की और ऊंचाई की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब मैं आपसे एक बात पूछने जा रहा हूँ यहाँ पे, एक इसमें राड रखने की बात कर रहा है, एक छड़ रखने की बात कर रहा है, तो एक सबसे बड़ी छड़ किस डायरेक्शन में रखी जाए कि सबसे बड़ी छड़ हो जाए? क्या सीधा सीधा रखे? किस हिसाब से रखे एक छड़ को? लंबाई में रखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी छड़ आप मान लीजिए, छोड़ो प्रश्न, छोड़ दो प्रश्न को, छोड़ दो, आप ये बताओ कि इसमें किस हिसाब से रखा जाए एक छड़ को, एक सीधी छड़ को, कि वो सबसे लंबी जगह घेर ले। सबसे लंबी लंबाई रखा जाए, चौड़ाई रखा जाए, ऊंचाई रखा जाए, कैसे रखा जाए कि वो सबसे लंबी छड़ इसमें एडजस्ट करना हो? कैसे करोगे? ऊंचाई में रख देंगे तो सबसे लंबाई रख देंगे तो ना तो लंबाई रखना, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई। मैं बोल रहा हूँ इस कोने से उस कोने में रखो, सबसे लंबी होगी कि नहीं होगी? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। अभी अभी बात आई थी ना 2 मिनट पहले, उसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। कहने का मतलब कि सर विकर्ण के फॉर्म में कोई छड़ रखी जाए तो सबसे बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता था कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, यहाँ समझिएगा, कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ये बराबर होगी। देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग छापिएगा चाहे ना छापिएगा इसको। कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ये बराबर होगी कमरे के विकर्ण की लंबाई, लंबाई। आगे की बात समझिए,
विधि का प्रश्न है तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अगर हम आपसे बताना चाहें अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो इसमें हम लोग रखेंगे, तो जब हम इसमें रखेंगे तो जानते हैं क्या होगा, लंबाई कितना दिया गया है, मतलब 441 लिख दो डायरेक्ट, प्लस चौड़ाई कितना रख दो, बोलो और इसका कितना रख दो, बोलो 256, ठीक है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ दो, 1010 से किया बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जरूरत की नहीं है इस बार जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए 6 4 10 1 11 5 4 9 4 13 1 14 4 1 5 2 7 1 8, ये किसका होता है, 29 का, वेरी गुड, 29 मीटर ये वाली, ठीक है। तो इसको आप लोग इस क्वेश्चन को, पिछला क्वेश्चन एक था उसको तवज्जो दीजिएगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन टकराने की संभावना ज्यादा रहती है, हर एक सेट उठा कर देखना जीडी का रहेगा ही रहेगा। तो आप ध्यान रखना कि क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का प्लस चौड़ाई का, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े तो बोला है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है, सीपी कितना है भाई, 220 रुपए है, लागत मूल्य बोल सकते हैं इसको, तथा लाभ 20% है, तो वस्तु को विक्रय मूल्य क्या है। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को 220 रुपए में खरीदा गया, क्रय मूल्य 220 रुपए है, तो कितने में बेचा जाएगा, 20% का लाभ हो, अरे बात तो यही है ना। तो 20% के लाभ लेने की बात कर रहा है, और ये जो 220 रुपए है ये सीधा सीधा बोल रहा है कि क्या है, ये सीपी है, क्रय मूल्य है, तो 20% का लाभ चाहिए। अब 20% का लाभ 100 से 120 करने की बात छोड़ो, सीधा सी बात है भाई, आपको पता है कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, ये मूल मान होता है, प्रॉफिट चाहिए, ये भाई सीपी है ना, मतलब 5 रुपए में किसी चीज को खरीदा गया तो बेचा कितने में जाएगा, फायदा चाहिए तो 6 में बेचा जाएगा, 6 में, ठीक है। तो अब ये 6 में बेचा जाएगा, अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, भाई क्रय मूल्य हमारे हिसाब से 5, क्वेश्चन के हिसाब से 220, तो देखिए कितनी बार भाई, 5 से 5 24 5 24 44 टाइम, इसका भी 44 टाइम्स कर दीजिए तो आपका एसपी निकल के आ जाएगा, तो 6 चौको 24 यूनिट निकल 4, सोचने का तरीका होता है, देखो जैसे 6 चौको 24 करोगे, इकाई का 4 आया, ऑप्शन में 4 एक्स्ट्रा दिख रहा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 या 2 बोल लीजिए, बोला है कि ₹4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 5082 रुपए हो जाती है, कितने वर्ष में भाई, 3 वर्ष में हो रही है, चलो 3 वर्ष में हो रही है, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये बात बोला गया है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी इसके बारे में बात की जा रही है आपसे। जब मैं समझ दूंगा आपको, पूरे 3 मिनट आपको दूंगा, करिए तो। 4200 रुपए एक राशि आप मान लीजिए किसी को उधार पे दे रहे हैं 3 साल में, वो भी यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिखा जाए कि साधारण ब्याज के रेट से, साधारण ब्याज से 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है, बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इस पे ब्याज मिल रहा है। तो आप ये बताओ कितना ज्यादा बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 5082 इतना रुपए हो गया है, हमने तो सिर्फ कितना दिया था, 4200 रुपए दिए थे, कितना ज्यादा बढ़ गया, आप कहोगे सर 2 8 और 882 रुपए हमको ज्यादा मिल गए। ये जो 882
882 रुपये हमको ज्यादा मिले हैं। कितने साल में मिले हैं? 3 साल में। और यही तो ज्यादा हुआ क्योंकि ये ब्याज है। तो 3 साल में अगर 882 रुपये तो 1 साल में कितना? मैं 3 से भाग दे दूंगा 294। वेरी गुड। मतलब 294 रुपये हमको 1 साल में ब्याज मिले होंगे। तो ये तो 294 रुपये 1 साल में ब्याज मिला ना। आपसे ये पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर। वार्षिक दर का मतलब कितने % 1 साल में आपको मिल रहा है। तो 294 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। 294 रुपये। आपने कितना पैसा दिया था? 4200। तो कितने % की बात की जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 42 से काटोगे तो 7 लाख। तो ये 7% कितने सबसे बड़ा है। वही पिछला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करें तो बनेगा। आपको नहीं समझ में आया बात? नहीं आया ना? पता चल गया कि जब बता रहे हैं कल की क्लास में थे ना, कल ही डिस्कस हुआ था सीए वाला क्वेश्चन। अच्छा, आप जल्दी से नोट करिए फिर हम आपको बताते हैं, आएगा समझ में परेशानी। सुनिए मेरी बात को। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि हर एक साल बराबर बराबर आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। हम आपसे ये बोल रहे थे कि आप किसी को 100 रुपए या 200 रुपए उधार दे रहे हैं। 100 रुपए आप किसी को, मान लीजिए हमको आपने 100 रुपए किस पे दिया? ब्याज पे उधार दिया, साधारण ब्याज। और आपने बोला रेट कितना? 10%। तो अगले साल हमको ब्याज में कितना देना पड़ेगा आपको? 10 रुपये। 100 का 10% कितना होता है? 10। तो पहले साल फर्स्ट ईयर कितना? फर्स्ट ईयर 10 रुपये हम आपको देंगे। अगले साल कितना देंगे? फिर 10 रुपये आपको देंगे। सेकेंड ईयर में कितना दिया हमने आपको? 10 रुपये। फिर थर्ड ईयर 10 ही रुपये देंगे। तो साधारण ब्याज का मतलब होता है कि हर एक साल ब्याज आपको कैसा मिलेगा? बराबर मिलेगा। ठीक है, जितना पहले साल मिलेगा उतने दूसरे साल मिलेगा, उतना तीसरे साल मिलेगा। हर एक साल ब्याज क्या होंगे? बराबर बराबर मिलेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जब साधारण ब्याज में हर एक साल ब्याज बराबर बराबर ही मिलेगा तो 4200 रुपए की एक राशि, मतलब हम 100 रुपए किसी को उधार नहीं दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं? 4200 रुपए की एक जो राशि आप दे रहे हैं किसी को, वो साधारण ब्याज पे दे रहे हैं, तो वह 3 साल में कितना हो जा रहा है? तो आप हमको ये बताइए, ये 3 साल में हुआ ना, 4200 से कितना हो गया? 5082 रुपए। तो अगर ये 3 साल में हुआ है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितना ज्यादा आपको मिला पैसा? आप बोले कि सर हम 4200 दिए थे, ये हो गया है 5082 रुपए। तो 5082 में से हम अपना पैसा जो दिए हैं निकाल लेंगे। भाई ये कौन पैसा हम माइनस कर रहे हैं? जो हमने दिया है। क्या ये बताओ 10-10 रुपए जो हमको ब्याज मिलेगा, फिर बाद में हम जो 100 रुपए दिए थे वो नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो वही मैं बोल रहा था कि जो 5082 रुपए बढ़ के हुआ है, 4200 तो हमने अपने जेब से दिए थे तो ये भी मिलेगा। मैं इसको निकाल दूं तो हमको ये पता चल जाएगा कि ब्याज में कितना मिला है। तो ब्याज में कुल कितना मिला है? 882 रुपए ब्याज में मिला। और ये 3 साल में ब्याज मिला है आपको, क्योंकि 3 साल में धन हुआ था ना इतना बढ़ के। तो 3 साल में अगर 882 रुपए तो 1 साल में कितना? तो हम 3 से भाग दे देंगे तो 1 साल में निकल जाएगा। तो 1 साल में हमको मिल गया कितना? 294। 4200 रुपए पे 1 साल में आपको 294 रुपए मिल गया है। यहाँ पे ब्याज की दर पूछा था, अर्थात रेट परसेंट पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। तो 4200 रुपए पे 294 रुपए आपको उधार ब्याज मिल रहा है। तो कितने परसेंट? परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 42 से भाग दे देंगे 7%। आएगा बात समझ? अगर अभी भी बात नहीं समझ में आई तो फिर काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आगे चलिए। ए और सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी ई मिलाकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? मतलब ए और सी, ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में? 120
120 दिन में। मैं समरी लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। C प्लस E मिल के 80 दिन में, ठीक है। A और E है ना, A प्लस E मिल के 160 दिन। ये बात बोली गई है आपसे। तो बोला है कि A C E मिल करके सब मिलकर कितने दिन में करेंगे। एलसीएम वाले कितना हो जाएगा? 240 240 8 दूनी 24 12 दूनी 24 16 दूना 240 कैसे हो जाएगा? 16 से कटेगा 160 से 240 कितना? भाई तुम ही तो बता रहे हो 240। नहीं 60 नहीं है 160 है 60 160 है ना नीचे वाला। हाँ ठीक है। 480 है ना, 480 होगा ज्यादा। पूरा डिटेल में निकालने लगते हो क्या आप लोग एलसीएम? अरे ऐसे में तो आधा समय तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ 60 वाला एलसीएम एससीएम पढ़ाने में नहीं बता पाऊंगा भाई। आइए फैक्टर बनाया करो ना, बात कैसे थी बात करना था, जैसे ही आप सोच पा रहे हो सोचो, ऐसे करोगे तो समय खराब होगा। ऐसे तो होता है जैसे 40 फिलहाल इसका कितना हो जाएगा? 480 हमने मान लिया टोटल वर्क, ठीक है। इफिशियंसी तथा कार्यक्षमता, अब तो बेसिक कांसेप्ट क्लियर ही हो गया है कैलकुलेशन से। तो देखिए बार चौक कितना 48। आपको नहीं समझ में, देखो लास्ट में 0 था, काटिए और 0 क्या दिक्कत था? 12 8 16 हो जाता, क्या दिक्कत था इसमें? अरे वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काट के देख लो, एक 0 यहाँ से गायब कर दो, 12 8 16 अब तो बन जाता ना सोच के, तो बहुत ज्यादा नोट नहीं लेना होता है इसका। 8 6 48 और 6 अरे भाई 8 6 48 हो गया, तो इसका बताओ 16 दिया 48। अब आपको ये बोला है कि ए सी तथा ई मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। मुद्दा यहाँ पे आ गया है, बताओ ए सी पता है, सी पता है, ए पता है। तो देखो ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि जब 4 टर्म होते हैं तो ये इक्वेशन इसमें पुट कर देने से चीजें निकल के आ जाती हैं। इसमें मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं सबको जोड़ दूं, सबको यहाँ से यहाँ तक, तो 6 4 10 3 13 बराबर। देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो 2 बार क्या आ जाएगा? 1 2 बार 2 बार, तो मैं ऐसे लिख दूं कि ट्वाइस ऑफ a प्लस c प्लस e। तो यहाँ से एक बात मैं और बोल सकता हूँ कि ए सी ई के बारे में ही बोला था, तो ए सी ई बराबर, मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा तो भाग में चला जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं भाग में? बराबर को उधर जाएगा, इधर जुड़ा में उधर भाग में जाएगा। तो मैं यहीं से इसको मिटा को 2 को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। चलो भैया इधर आओ, तो ए सी ई की एफिशिएंसी कितनी? 13/2, और इसी को आप 13/2 करोगे तो 13/2 को नीचे से ऊपर लेके चले जाओ 2 को, आ रही है बात। और उसके बाद आप लोग का काम है गुणा भाग करना। 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9 960/13। अब इसको 13 से भाग, अच्छा ऑप्शन में ऐसे ही डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट करते हैं 960। देखो ये आपको लग रहा होगा कि सर इतना ही आंसर क्यों छोड़ा, अभी तो हम इसमें भाग दे सकते थे। आपका जितना माइंड का उपयोग कराना था उसने यहाँ पे कराया कि नहीं कराया, कि एसी कैसे निकाला जाए। यहाँ पे जितना दिमाग लगाना था लगवा लिया, तो यहाँ पे आपको बरी कर दिया किससे? कैलकुलेशन से। छोड़ दिया कि बस ऐसे टिक लगाओ निकल जाओ, क्योंकि जितना खोपड़ी लगवाना था आपका यहाँ यूज कर लिया उसने। बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है भाई, इस बार भी कंफ्यूजन में है पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। नहीं आया बिल्कुल समझ में आया नहीं तो हमें जबरदस्त 2 वाला कैसे 2 वाला ये 2 कैसे आया? मैं आपसे ये बोल रहा था कि ये देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा ही दे रहा हूँ, चलो मान लेते नहीं आया। मैं बोल रहा था ना कि आपसे पूछा है एसी, अब किसी का समीकरण हमको नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको सबको जोड़ दूंगा। तो 6 4 10 3 13 आया। अब मैं इसको जोड़ूंगा
तो देखो ए, अब एक काम करो, मैं इसको भी मिटा देता हूँ तुमको समझाने के तौर पे। अब मैं सबको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। जब मैं सबको जोड़ूंगा आप कहोगे सर ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ई हुआ। सबको जोड़ो भाई, इधर सबको जोड़ा तो इधर भी सबको जोड़ो। तो आप बताओ दो ए कितनी बार, सी कितनी बार, ई कितनी बार, सब दो बार आए। तो जब दो बार आए तो हम इसमें से एक काम कर लेते हैं, इन सारी बातों को हटा के मैं सिर्फ और सिर्फ ये लिख दे रहा हूँ कि ए प्लस सी प्लस ई, और मैं अगर दो कॉमन ले लूँ इसमें से तो दो का गुणा करोगे तो ये दो बार हो जाएगा, ये भी दो सी। तो ये जो दो कॉमन हमने लिया था इधर था, अब बराबर के इधर कर देंगे तो यहाँ पे गुणा में तो इधर किसमें आ जाएगा, भाग में। तो ये 13/2 हो गया। अब 13/2 तो यहाँ 13/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका गुणा करके 13 से भाग दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। चलिए कर लोगे ना? मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, नहीं बनेगा तो पूछ लेना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ना कर पाओ। आ जाएगा ना? यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए डिवाइड बाई ए का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। ए बी से 20% कम है। अच्छा, ए बी से 20% कम है मतलब ए अगर कितना है, अरे ए बी से 20% कम है मतलब बी अगर 100 है तो ए 80 है। एक काम और भी कर सकते थे आप कि चलो भाई 20% कम है, 20% का मतलब कितना, 5। तो अगर b 20% कम है, एक कम है, b मान लीजिए 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो b कितना हो गया, ये अब हो गया, ये कितना हो गया, b हो गया। ऐसे भी जा सकते थे। तो या फिर इसी में देखो आप काट लो 20 चौक 80, 20 25। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ जाने के कई रास्ते नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। आप जैसा सोचिए उस हिसाब से चल जाइए, ठीक है। तो 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्रॉपर है ना। तो कहने का मतलब ये अनुपात है, तो ए का मान 4 हो गया और बी का कितना हो गया, 5 हो गया। अब ए और बी की मान आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप इसमें छाप सकते थे प्यार से। अब इसमें मान रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 बी की जगह पे कितना रखोगे भाई, 5 माइनस ए की जगह पे कितना, 4 डिवाइड बाई कितना, 4 क्योंकि ए है डिवाइड बाई, तो 4 की जगह पे ए की जगह पे 4। 5 दूनी 10 में से 4 हटाओ 6, 6/4 काटो पीटो तो कितना आ जाएगा, 3/2।